नमस्ते दोस्तों। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट टाइम को वैल्यू देने लगा, मतलब कि वो अपने आप को समय देने लगा, और जो व्यक्ति अपने आप को समय देने लगा वो जरूर अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लेगा। ये निश्चित हो जाता है क्योंकि वो समय को वैल्यू दे रहा है। इसलिए आप लोग भी समय को बर्बादी ना करें, उसका सदुपयोग करें। चाहे किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करने के लिए समय का सदुपयोग करें। इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। आज का डेट है 7 मार्च 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो भारत ने आईएमएफ से कहा है कि सुनिश्चित करे कि पाकिस्तान ऋण को रक्षा बिलों में खर्च ना करे। यहाँ पे कहा जाता है कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ के द्वारा ऋण दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, पाकिस्तान अपने डिफेंस को बेहतर करने के लिए इस ऋण का उपयोग न करे या फिर अन्य देशों के पुनर्भुगतान करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए भी ये लोन का उपयोग नहीं करे। इसके लिए ही भारत के द्वारा आईएमएफ को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर कड़ी निगरानी रखी जाए, ठीक है, जिससे कि हम लोग जान सके कि आईएमएफ का जो फंड दिया जा रहा है देश के विकास के लिए, वो देश के विकास के लिए उपयोग में आए, ना कि वे अपने डिफेंस के क्षेत्र को बेहतर करे या फिर जो कर्ज लिया है अन्य देशों से उसको रिपे करे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद आज आईएमएफ का ये आर्टिकल है, तो इसलिए आईएमएफ के बारे में हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी के पीवाईक्यू में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आईएमएफ के खासकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से बहुत से सवाल आते हैं। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, उनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, उसके बाद जो वोटिंग की जाती है उनके परसेंटेज कितने होते हैं, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से करेंगे। और आईएमएफ से संबंधित हम लोग आज कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि सारे जो हैं वो पीवाईक्यू से हैं या फिर उससे संबंधित है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ से रिलेटेड है। तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट तक देखिएगा। आईएमएफ का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, पैसा है चमत्कारी दवा खरीदने की। इस आर्टिकल में मेनली कहा जाता है कि एक डायबिटीज की दवा है, ठीक है, जो मेनली टाइप 2 डायबिटीज के लिए उपयोग की जाती है। अभी वर्तमान समय में बहुत से अमीर लोग जो हैं वो अपने वजन को घटाने के लिए, अपने मोटापा को कम करने के लिए उस दवाई का उपयोग कर रहे हैं, और वे दवाई जो है भारत में बिक्री के लिए अभी भी अधिकृत भी नहीं है, अप्रूव भी नहीं है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं इस आर्टिकल में, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि भारत में पहला अंडर वाटर मेट्रो कॉरिडोर बना दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये भारत का पहला जो है अंडर वाटर मेट्रो है। ये स्टेशन ध्यान रखिएगा, जो अंडर वाटर मेट्रो बना है, ये नाम याद रखिएगा, एस्प्लेनेड टू हावड़ा मैदान तक गया है ये मेट्रो स्टेशन, जो कि अंडर वाटर है। तो ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लगभग 4.8 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है जो कि अंडर वाटर गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये याद रखिएगा, ये हुगली नदी पे है। तो इसके बारे में भी कुछ चीजें हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, आरबीआई ने कार्ड जारीकर्ताओं को ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने के विकल्प प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जैसे कि विभिन्न नेटवर्क के आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड उपयोग कर रहे हैं, चाहे फिर अमेरिकन एक्सप्रेस हो, उसके बाद मैस्ट्रो कार्ड हो, या फिर एशिया पैसिफिक रुपे हो, या फिर वीजा कार्ड हो। तो ये सारे चीज के लिए कस्टमर्स को ज्यादा ऑप्शंस देने का सुविधा प्रदान करने के लिए आरबीआई के द्वारा निर्देश दिया गया है, ठीक है। विभिन्न जो कार्ड जारी करता है उन्हें निर्देश दिया गया है आरबीआई के द्वारा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हो, खास के जो कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहला जो आर्टिकल है कि भारत ने आईएमएफ को कहा है कि पाकिस्तान पे कड़ी नजर रखनी चाहिए कि उसे जो भी आईएमएफ का फंड दिया जा रहा है वो उसका उपयोग जो है अपने डिफेंस को बेहतर करने के लिए ना करें, या फिर जो विभिन्न देशों से ऋण लिए हैं उसको रीपेमेंट करने के लिए उसका उपयोग नहीं करें। इसलिए जो है भारत आगाह कर रहा है आईएमएफ को, ठीक है। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो भारत ने अपने आर्थिक रूप से संकटग्रस्त पड़ोसी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदान किए गए अभी आपातकालीन धन की कड़ी निगरानी की वकालत की है। इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह के धन को
रक्षा बिलों, ठीक है, डिफेंस सेक्टर को बेहतर करने के लिए या फिर अन्य देशों से ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। यही बातें इसमें मुख्यतः कही जा रही है। तो इसी में कड़ी निगरानी की बात कही गई है भारत के द्वारा कि जनवरी के मध्य में जब आईएमएफ के बोर्ड ने ऋण की समीक्षा की तो भारत के प्रतिनिधि ने फिर से मतदान में भाग नहीं लिया, जिसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की किस्त जारी की। हालांकि इसके बाद भारत सरकार ने ऐसा कहा कि आईएमएफ बोर्ड को पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ धन के उपयोग पर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने और कड़ी निगरानी सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। इस तरह की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि विकास अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए जो आईएमएफ से धन प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान को, उसको रक्षा खर्च या फिर किसी अन्य देश से जो ऋण लिए उसके पुनर्भुगतान के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाए, ठीक है। विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान में न लगाया जाए। ऐसा समझा जाता है कि भारत ने आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड पर ऐसा जोर दिया है कि इस पे ज्यादा से ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाए पाकिस्तान के मूवमेंट पे। तो अब देख लेते हैं, क्योंकि आज ये आर्टिकल आया है आईएमएफ का, तो आईएमएफ के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आईएमएफ का गठन जो है वो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में शुरू किया गया था और आईएमएफ जो है वो, ये डेट याद रखिएगा, 27 दिसंबर 1945 को अस्तित्व में आया और आज एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें लगभग 189 सदस्य देश शामिल है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्य फोकस है किस बिंदु पे, जैसे वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, उसके बाद वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा बेहतरीन हैं, इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा आईएमएफ जो है वो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। उसी में आगे कहा जाता है कि युद्धोपरांत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए लगभग 45 सरकारी प्रतिनिधि सम्मेलन में भी उपस्थित थे, ठीक है। ये तब की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और उसके बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसके बाद 1945 में इसका शिलान्यास किया गया था। ये तब की बात है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आईएमएफ को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में एक प्रमुख संगठन माना जाता है जो राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता और मानव कल्याण को अधिकतम करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के पुनर्निर्माण पर केंद्रित है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ है, उसके कार्य को 3 महत्वपूर्ण प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे विनियामक कार्य, वित्तीय कार्य और परामर्शी कार्य, ठीक है। तो विनियामक कार्य क्या होता है, तो आईएमएफ जो है एक नियामक संस्था के रूप में कार्य करता है और समझौता के लेखों के नियमों के अनुसार यह विनिमय दर नीतियां, मतलब कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी बनाता है और चालू खाता लेन देन के भुगतान पर प्रतिबंध के लिए एक आचार संहिता के प्रशासन पे भी ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। जो करेंट अकाउंट जो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, लेन देन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस पर भी ध्यान रखता है। और वित्तीय कार्य क्या है, तो आईएमएफ सदस्य देशों को अल्पकालिक और मध्यकालिक अवधि के भुगतान संतुलन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट असंतुलन को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और संसाधन प्रदान करता है, ठीक है, पैसे देते हैं, लोन देते हैं। उसके बाद परामर्शी कार्य क्या है, परामर्श देते भी हैं। तो आईएमएफ सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र है, यह परामर्श और तकनीकी सहायता के स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विनियामक, वित्तीय और परामर्शदात्री, ये तीनों कार्य किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। अब इसके उद्देश्य क्या है, जैसे विश्व के वैश्विक मौद्रिक सहयोग को सुधारना, ठीक है, जितने भी मौद्रिक सहयोग है, मॉनेटरी हेल्प है, उसको सुधारना और बढ़ावा देना। उसके बाद यहाँ पे अ हो जाएगा, विनिमय दर की अस्थिरता, ठीक है, अस्थिरता को समाप्त करता है या फिर कम करता है और ज्यादा से ज्यादा वैश्विक स्तर पे वित्तीय अस्थिरता को सुरक्षित और सुनिश्चित करता है, ठीक है। और उसके बाद संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, जितने भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं उसको बेहतर करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को और बेहतर करता है, आर्थिक सहायता और सतत आर्थिक विकास के माध्यम से उच्च रोजगार को बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए भी प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद ये मुख्य बात है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है यूपीएससी के सवाल पूछे जाते हैं कि आईएमएफ का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वहां से लगातार सवाल आता है। पीवाईक्यू को जब एनालाइज कीजिएगा तो देखिएगा कि आईएमएफ के
प्रबंधन क्षेत्र से ज्यादा से ज्यादा सवाल रहते हैं। तो आईएमएफ के प्रबंधन निदेशक होते हैं, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष मौजूद होते हैं, आईएमएफ के स्टाफ के प्रमुख मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये सभी लोग जो है सर्वसम्मति से मतदान करते हैं, तभी किसी देश को जो है वो लोन सैंक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आईएमएफ सदस्य देश कोई भी हो सकता है, ये कोई पाबंदी नहीं है कि वो यूएन का मेंबर है या नहीं है, ठीक है। कोई भी अन्य राज्य, कोई भी देश, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो या नहीं हो, आईएमएफ समझौते के लेखों और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आईएमएफ का सदस्य बन सकता है। कोई भी देश जो है वो आईएमएफ का सदस्य बन सकता है। तो आईएमएफ में सदस्यता जो है वो आईबीआरडी मतलब द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में सदस्यता के लिए एक शर्त है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मेंबर पहले होना चाहिए, उसके बाद ही आईएमएफ में मेंबर बनता है। उसके बाद इसके रिजर्वेशन क्या क्या होते हैं, किसी मेंबर्स का जो लोन दिया जाता है किस तरह से दिया जाता है। तो आईएमएफ में शामिल होने पर प्रत्येक सदस्य देश एक निश्चित राशि का योगदान देते हैं, ठीक है। हर एक देश जो है वो आईएमएफ को एक निश्चित राशि योगदान करते हैं, और जो जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए 100 रुपया टोटल वैल्यू है आईएमएफ का, 50 रुपया यूएसए दिया, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू वोटिंग का सबसे ज्यादा होगा। 10 रुपया भारत दिया, 30 रुपया चाइना दिया। तो उसी तरह से जो जितना इन्वेस्ट किया है आईएमएफ में, उसी का उतना ज्यादा वोट का वैल्यू है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, सारे लोगों का वोटिंग बराबर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जिसे कोटा सदस्य कहा जाता है, जो देश की संपत्ति और आर्थिक प्रदर्शन कोटा फॉर्मूले पर आधारित है, ठीक है। यही इन्वेस्टमेंट पर ही मेनली आधारित है। तो इसी में कहा जाता है विशेष आहरण अधिकार, उसी को कहा जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स या एसडीआर, जो आईएमएफ के खाते की इकाई है, मुद्रा नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये यूनिट है, मुद्रा नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक, इसका कोई करेंसी नहीं है आईएमएफ का। तो एसडीआर का मुद्रा मूल्य जो है वो मुद्राओं की एसडीआर की जो बकेट होती है उसके बाजार विनिमय दरों, एक्सचेंज रेट के आधार पर अमेरिकी डॉलर में मूल्यों को जोड़कर निर्धारित किया जाता है। हमेशा से जो यूएसए का डॉलर होता है उसी में निर्धारित किया जाता है। तो मुद्राओं की एसडीआर टोकरियों में कौन कौन सी करेंसी शामिल होती है, तो याद रखिएगा 5 तरह की जो करेंसी है उसे एसडीआर कहा जाता है। एक हो गया यूएस डॉलर, दूसरा यूरो, जापानी येन, उसके बाद पाउंड स्टर्लिंग, उसके बाद चीनी रनमिनबी। ये याद रखिएगा, जो 2016 में शामिल हुआ, इस करेंसी को शामिल किया गया आईएमएफ के एसडीआर में, ठीक है। तो एसडीआर मुद्रा मूल्य की गणना प्रतिदिन की जाती है, और आईएमएफ की छुट्टियों को छोड़कर या जब भी आईएमएफ व्यापार के लिए बंद होता है, और मूल्यांकन बकेट की हर 5 साल में समीक्षा और समायोजन की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोटा जो होता है, रिजर्वेशन जो होता है, एसडीआर में अंकित किया जाता है, ठीक है। तो एसडीआर जो होता है आईएमएफ सदस्य देशों द्वारा रखी गई मुद्रा के दावे का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए उसका आदान प्रदान किया जा सकता है। तो सदस्यों की मतदान शक्ति सीधे उनके कोटा संस्थान में उनके द्वारा योगदान की धनराशि, ठीक है, जो जितना इन्वेस्ट किया से संबंधित होता है। तो आईएमएफ प्रत्येक सदस्य देश को अपने पैसे का विनिमय मुद्रा निर्धारित करने का अपना तारीख चुनने की अनुमति देता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हर एक देश अपना तारीख चुन सकता है एक्सचेंज रेट को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। और एकमात्र आवश्यकता यह है कि सदस्य अब अपनी मुद्रा को मूल्य को सोने पर आधारित न करके, ये याद रखिएगा कि गोल्ड पर आधारित नहीं कर सकता है, जो बहुत लचीला साबित हुआ है, और अन्य सदस्यों को सटीक रूप से सूचित करे कि वह मुद्रा के मूल्य का निर्धारण कैसे करे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, कुछ पॉइंट्स है जहां पे ऑप्शंस बनाए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसी समय कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये यूपीएससी के पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति आईएमएफसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आईएमएफसी जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली चिंता के मामले पर चर्चा करता है, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ को उसके काम की दिशा में सलाह देता है। तो विश्व बैंक जो है वो आईएमएफसी की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। आईएमएफसी जो है वो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण और प्रबंधन पर आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को सलाह देता है और रिपोर्ट करता है, जिसमें सिस्टम को बाधित करने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया भी शामिल है। तो आईएमएफसी की आमतौर पर साल में 2 बार बैठक होती है। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि हर 6 मंथ में इसकी मीटिंग होती है। उसके बाद विश्व बैंक सहित कई जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है वो आईएमएफसी की बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं, इसलिए दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ब्रेटन वुड्स अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों जो है एक साथ ही बना था
1945 में, इसलिए इसे कहा जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विंस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जुलाई 1944 में यूएसए, ब्रिटेन और 42 अन्य देशों के प्रतिनिधित्व ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली तय करने के लिए ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में मुलाकात की। ठीक है, तो आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना एक साथ की गई थी, जिसे लोकप्रिय रूप से ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है या जुड़वा कहा जाता है। तो दोनों का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य हैं? ठीक है, जैसे कि विनिमय दर विनियमन, दूसरा जो है वो सदस्य राष्ट्रों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा देनदारी की खरीद, तीसरा जो है वो सदस्य राष्ट्रों को विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, आवंटित करना। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जो आईएमएफ है उसकी स्थापना 1944 में हुई थी, जिसे 27 दिसंबर 1945 में लागू किया गया था। यह ध्यान रखिएगा, डेट 27 दिसंबर 1945 से ही ये कार्य करना शुरू किया था, जिसका मुख्य कार्य था वो विनिमय दर विनियमन, दुनिया भर से सदस्य देशों की अल्पकालिक विदेशी मुद्रा देनदारी की खरीद करना था और सदस्य राष्ट्रों को विशेष आहरण अधिकार एसडीआर आवंटित करना, और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, की स्थिति में सदस्य अर्थव्यवस्था के लिए जमानतदार के रूप में कार्य करना। ठीक है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आईएमएफ के बारे में कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है आईएमएफ जो है वो 10 वर्षों में एक बार सदस्य कोटा की समीक्षा करता है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है फिलहाल भारत का कोटा जो है 4.75% है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोनों का दोनों जो है वो गलत है। ठीक है, आईएमएफ जो है वो हर 5 वर्ष में, ये ध्यान रखिएगा, हर 5 वर्ष में एक बार जो है वो सदस्यों का कोटा की समीक्षा करता है, और आखिरी बार जो किया गया था दिसंबर 2010 में किया गया था। यहां भारत ने अपने कोटे में वृद्धि के लिए सहमति व्यक्त भी की थी। ठीक है, इसके बाद भारत का कोटा जो है वो बढ़कर 2.75% हो गया। ठीक है, 2.44% से 2.75% हो गया। अभी वर्तमान समय में 2.75% है, ये याद रखिएगा। उसके बाद पूर्ण रूप से भारत का कोटा बढ़ाकर एसडीआर जो है वो 13,114.4 मिलियन हो गया, जो लगभग 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर रुपए में की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि कोटा का 25% नकद में भुगतान किया जाता है। ठीक है, यही सारी बातें हैं, इसलिए जो है कोई भी सही नहीं है यहाँ पे, हम लोगों ने देख लिया, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वित्तीय लेन देन योजना निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है वित्तीय लेन देन योजना, एफटीपी मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान। तो ये किस संस्थान से संबंधित है? तो ये जो है आईएमएफ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, आईएमएफ से संबंधित है। ठीक है, एफटीपी वित्तीय लेन देन योजना वह तंत्र है जिसके माध्यम से फंड सामान्य संसाधन खाते में अपने उधार और पुनर्भुगतान कार्यों को वित्तपोषित करता है। तो आईएमएफ जो है वो लेन देन के वित्तपोषण के लिए सदस्यों का चयन जो है वो आईएमएफ समझौता के लेखों में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हम लोगों ने पूरा का पूरा जो प्रयास किया कि जितना हो सकते आईएमएफ से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल, द टेल ऑफ हैव मनी वाई मिरेकल ड्रग्स, चमत्कारी दवाएं। ठीक है, यहां पे कहा जाता है कि एक जो टाइप 2 का डायबिटीज का एक ड्रग है, मेडिसिन है, जिसका उपयोग आजकल वजन कम करने के लिए अमीर लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। इसमें पूरा का पूरा आर्टिकल यही है। ठीक है, पिछले कुछ महीने में लगभग हर हफ्ते अखबारों में वजन घटाने की गारंटी देने वाले जादुई इंजेक्शन के इस्तेमाल के बारे में लेख छपते देखे हैं आप लोगों ने। और इस जादुई इंजेक्शन है उसमें सेमाग्लूटाइड नामक दवा होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सेमाग्लूटाइड, जो मूल रूप से टाइप 2 मधुमेह मेलिटस के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, सेमाग्लूटाइड्स जो टाइप 2 मधुमेह के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, और इस दवा से वजन भी कम होता है। हालांकि इन दवाओं को बढ़ावा देने वाले कई आर्टिकल्स ऐसे आए हैं, कई एड्स आए हैं, उसमें ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि ये जो दवा है वो
वजन कम करते हैं। और इस वजन घटाने वाली दवा को भारत में बिक्री के लिए अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसको अनुमोदित नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उन रोगियों को दिया जा रहा है जो ज्यादातर अमीर हैं, ठीक है। जो ज्यादातर अमीर लोग हैं वो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट में जो है वो कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट भी देखा गया है, ठीक है। तो मीडिया का भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि मीडिया ने ऐसे बहुत से रिपोर्ट्स भी देखे हैं जो वजन कम करने के लिए इस तरह की अवैध दवाई का उपयोग हो रहा है भारत के बाजार में, फिर भी जो है मीडिया के द्वारा इसको न्यूज में नहीं लाया जाता है। भारत में मरीजों को इस उत्पाद का उपयोग न करने की सलाह देने वाली वैश्विक फर्म कंपनियों की जो प्रेस विज्ञप्तियां होती है उसको भी मीडिया में कोई प्रचार नहीं किया जाता है। उसके बाद मीडिया भी इन दवाओं से होने वाले महत्वपूर्ण दुष्प्रभावों की रिपोर्ट न करने की दोषी है, ठीक है। यहाँ पे मीडिया भी जो है नजरअंदाज जानबूझ के कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पेड न्यूज का भी खेल होता है। तो कई दशक पहले अमेरिका में एक अन्य प्रकार की वजन घटाने वाली दवा को, जिसको कहा जाता था चमत्कारिक वजन घटाने वाला दवा, इलाज के लिए वहां पे अमेरिकन मार्केट में आई थी, ठीक है, जिसपे बहुत ज्यादा फाइन लगाया गया, लगभग 4 अरब डॉलर का हर्जाना चुकाना पड़ा था, ठीक है। हालांकि वजन घटाने वाली दवाएं ऐसी अनधिकृत दवाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे बहुत से दवा हैं, ठीक है, जो वैश्विक मार्केट पे बिना अप्रूवल के धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, खास के अमीर सोसाइटीज में, ठीक है, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो इसका ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, या फिर जो जिम जा रहे हैं, तरह तरह के दवाई खाकर अपने शरीर का आकार दे रहे हैं, ठीक है, वो इस तरह की दवाओं का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो दवाओं को आमतौर पर भारत में बिक्री के लिए तभी मंजूरी दी जाती है जब भारतीय, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि भारत का मानक है कि वही मेडिसिन इंडियन मार्केट में बिक सकती है जब भारतीय सहायक कंपनियां या फिर वैश्विक ब्रांड मालिक की लाइसेंसधारी क्लिनिक परीक्षण, ठीक है, क्लिनिकल परीक्षण होती है, उसके बाद ही कोई मेडिसिन जो है वो भारत के मार्केट में आती है। एक बार मंजूरी मिलने के बाद नियामक 2 साल तक सभी प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग करना अनिवार्य करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हमारा रेगुलेटरी सिस्टम क्या कहता है। तो वैश्विक फार्मा कंपनी जो है वो कभी कभी भारतीय बाजार से बाहर रहने और भारत में दवा लॉन्च नहीं करने का विकल्प भी चुनती है। ऐसी परिस्थितियों में मरीज जो है वो निजी उपभोग के लिए इन दवाओं को आयात करने के लिए डॉक्टर के नुस्खे के आधार पर दवा नियामक से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, यह भी बात कहा जाता है। तो इस तरह जो है वो अस्पताल भी आयात लाइसेंसिंग के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन ये इस नियम के संकीर्ण अपवाद है। ऐसा बहुत बार हो सकता है, बहुत कम ही ऐसे मरीज हैं जिनको इंडियन मार्केट की दवा नहीं मिल रही है और जो दवा उन्हें सूट कर रही है वो फॉरेन में मिलती है, इंडिया में मिलती ही नहीं, तब इसके लिए स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं, ठीक है। परंतु ऐसा बहुत ही कम हो सकता है, ऐसा अपवाद है बस। तो दवा को भारत में नैदानिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है, ठीक है, डायग्नोसिस कराना पड़ता है, उसी को कहा जाता है नैदानिक परीक्षण में परीक्षण करने की आवश्यकता होती है और दवा नियामक द्वारा अनुमोदन के बाद ही बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। तो इतना कड़ा रूल होने के बावजूद जो है इस तरह के जो दवा जो है इतना धड़ल्ले से उपयोग क्यों किए जा रहे हैं, बिना अप्रूवल के भारतीय बाजार में बेचे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस अस्वीकृत चमत्कारी दवाओं का भारत में कोई नैदानिक परीक्षण नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हम नहीं जानते हैं कि ये दवा का दुष्प्रभाव जो है वो किस तरह से भारतीय लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि हर एक देश का अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग सिचुएशंस होता है, उसी के अनुसार से मेडिसिन भी चेंज होते हैं, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे कहा जाता है कि इसका मतलब है कि हम नहीं जानते हैं कि भारतीय इस दवा पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करेंगे या नहीं। भारत में डॉक्टर यह जानने में असमर्थ होंगे कि जो मरीज भारत में मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए अन्य दवाएं ले रहे हैं जो कि अधिकांश विकसित देशों में निर्धारित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि बहुत से ऐसी दवाएं हैं जो डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर के लिए जा रहे हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसी दवाएं उपयोग में नहीं आती है। तो इन इंजेक्शन पर कैसे प्रतिक्रिया किया जाए, खासकर भारत की बात की जा रही, तो यह एक महत्वपूर्ण जोखिम है जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा जोखिम है जिसका सटीक अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता, न ही उसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें डॉक्टरों से भी विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं राइटर के द्वारा, ठीक है। देख सकते हैं इस पृष्ठभूमि में डॉक्टरों के लिए बहुत सारे सवाल है, जैसे क्या डॉक्टरों को कोई नई दवा लिखनी चाहिए जब वह भारत में बिक्री के लिए स्वीकृत ही नहीं है, तो क्या डॉक्टर इन दवाओं की अनुशंसा कर सकते हैं, या क्या उनके ग्राहक जो हैं इस तरह के जो मैजिकल मेडिसिन है, मैजिकल ड्रग है, चमत्कारों की नई रिपोर्ट के आधार पर उनकी मांग कर सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों का क्या कर्तव्य है, डॉक्टर के लिए क्या प्रोत्साहन है, तो इन इंजेक्शनों को देने वाले कितने डॉक्टर ने इन दवाओं के पूर्ण प्रभावों का अध्ययन किया है,
ठीक है। इनमें से कितने डॉक्टरों को प्रतिकूल घटनाओं की पहचान करने और उसका इलाज करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? क्या डॉक्टरों को यह पता नहीं है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ग्राहक जो है वो अवैध रूप से आयातित दवाओं का उपयोग करेंगे, क्योंकि दवाओं को अभी तक भारत में बिक्री के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है, ठीक है। इतने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे रेगुलेटरी के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि सवाल जो है वो सरकार और दवा नियामकों के लिए भी है। इन दवाओं के आयात को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है? बस कुछ डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, जो एक निवारक होगा। और अंततः क्या हमें सचमुच उसकी परवाह है? आखिरकार ऐसा लगता है कि यह एक अमीर आदमी की समस्या है, क्योंकि ये महंगी दवाएं हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अमीर लोग ही इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुछ अमीर लोग इस दुस्साहस के परिणाम स्वरूप पीड़ित होते हैं और उनके डॉक्टर इससे मोटी रकम कमाते हैं। तो ये डिजाइनर घड़ियां या फिर स्कॉच विस्की की तरह है, ठीक है, क्योंकि आम लोग उसको खरीदने में सक्षम ही नहीं है। अगर उन्हें अवैध रूप से आयात किया जा रहा है तो कौन परवाह करता है? अगर वे नकली है तो कौन परवाह करता है? तो इसी के लिए सही तरीके से यहाँ पे राइटर के द्वारा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को ये जो मेडिसिन बिना अनअप्रूव्ड, ठीक है, जो अप्रूव भी नहीं हुए कैसे मेडिसिन बेचे जा रहे हैं और इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे टाइप 2 जो डायबिटीज के लिए मेडिसिन बनाए गए हैं, ये जो है वो वजन घटाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कहीं ना कहीं खुराक में भी वृद्धि या फिर कमी हो सकती है, जिससे और भी विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, आरबीआई डायरेक्ट्स कार्ड इशूअर टू लेट कंज्यूमर्स चूज कार्ड नेटवर्क। विभिन्न प्रकार के जो है वर्तमान समय में डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आ गए हैं इंडियन मार्केट में। जैसे करेंटली ऑथोराइज्ड कार्ड नेटवर्क इन इंडिया, तो कितने ज्यादा कार्ड नेटवर्क हैं भारत में, जैसे इंक्लूडिंग अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, एशिया पैसिफिक रुपे हो गया, वीजा हो गया, ठीक है। तो इतने सारे कार्ड हैं, तो इसलिए आरबीआई के द्वारा कहा जा रहा है जितने भी ये जो कार्ड इशूअर हैं, कार्ड देने वाले हैं, वे कस्टमर्स के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस को दें, जिससे कि कस्टमर के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हो। इसी की बात यहाँ पे सिंपली की जा रही है। अधिकृत कार्ड नेटवर्क में यहाँ पे हम लोगों ने भी यही बात की है, ठीक है, कि इतने सारे भारत में भी कार्ड हैं, ठीक है। तो अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों और गैर बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं। किसी धारक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का विकल्प कार्ड जारीकर्ता द्वारा तय किया गया है और यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा है जो कार्ड जारीकर्ताओं के पास उसके द्विपक्षीय समझौते के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ है, ठीक है। तो आरबीआई ने एक समीक्षा में कहा है कि यह देखा गया है कि कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ताओं के बीच मौजूद कुछ व्यवस्थाएं ग्राहकों के लिए विकल्प की उपलब्धता के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। नेटवर्क का मतलब है कि कार्ड जारी करने वाला बैंक या फिर गैर बैंक किसी ग्राहक पर किसी विशेष नेटवर्क का कार्ड नहीं डाल सकता है, ठीक है। यही सारी बातें थी यहाँ पे कि आरबीआई ने डायरेक्ट ऑर्डर यहाँ पे दिया है। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर, याद रखिएगा, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो शुरू कर दिया गया है कोलकाता में। ये याद रखिएगा स्टेशन कहाँ कहाँ है, 4.8 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। एस्प्लेंडेड टू हावड़ा मैदान, ठीक है, ये याद रखिएगा, यही 2 स्टेशन है जहां पे 4.8 किलोमीटर का अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, जो कि हुगली नदी पे है। तो 4.8 किलोमीटर लंबी एस्प्लेंडो हावड़ा मैदान क्षेत्र में पूरा पश्चिम गलियारे का एक हिस्सा है, जहां पे लागत लगा है लगभग 4,960 करोड़ की लागत से बनाया गया है, ठीक है। तो भारत की किसी भी शक्तिशाली नदी पे इस तरह का बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तो इसके नीचे पहली परिवहन सुरंग बनाई गई है, यह हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। याद रखिएगा, नदी हुगली नदी, जिसके पूर्वी और पश्चिमी तट पर कोलकाता और हावड़ा स्थित है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा मेट्रो स्टेशन भी है, जो जमीन से लगभग 32 मीटर नीचे है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आईएएफ से संबंधित है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।